हेलो, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। आज सेट नंबर 59 पर आ गए हम लोग। देखो कितना आगे आ गए। हाँ, प्रैक्टिस करते करते 59 सेट पर आ चुके हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन से प्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में। कल शुरू हो गया था ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाया जाए। आज सेट नंबर 59 में प्रैक्टिस हो रही है, पढ़ाई हो रही है सबकी। बताया करो मैसेज करके कि जो प्रैक्टिस हो रही है, मेहनत की जा रही है आपके लिए, इसका क्या फायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि इसी हर सेट में आपको जो 20 क्वेश्चन हम दे रहे हैं इतिहास के, इससे कम से कम आपका वो जो पार्ट है, जहाँ जिस जिस पार्ट से ये सब्जेक्ट टॉपिक लिए जा रहे हैं क्वेश्चंस, वो पार्ट कम से कम तैयार हो जा रहा है, रिवीजन हो रहा है। बेहद कम समय में आपका रिवीजन हो रहा है। तो ये चीज़ें आप बताया करिए, कम्युनिकेट किया करिए, इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आपके लिए ही किया जा रहा है एग्जाम को ध्यान में रख करके। चलो पहले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके बाद सीधे ये वाली लाइन पढ़ो। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 2 पॉइंट नोटेड हैं, इनमें से कौन सा सही है, इस पर अपने लोगों को बात करनी है। चलिए देख लेते हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ठीक है, कल बताया था मैंने आपको, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और कांग्रेस जो है भारत में राजनीतिक आंदोलन को शुरू करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म था। उसी के थ्रू भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जब राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात करते हैं तो नेशनल मूवमेंट के तौर पर एओ ह्यूम ने जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना, आईएनएससी की स्थापना की थी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हम देखेंगे कि ये पॉइंट रॉन्ग है या राइट है। ठीक है, सेकेंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। यहाँ पर 2 पॉइंट आपके सामने हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन जो है वो सही है। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, ये वाला पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि सरोजनी नायडू जो है ये इंडियन थी। और अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब ये सरोजनी नायडू वाला क्वेश्चन सही होगा। लेकिन यहाँ पर महिला लिखा हुआ है, ना तो भारतीय लिखा हुआ है ना विदेशी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें ये बताना है कि चाहे वो महिला भारतीय हो या विदेशी हो, उसने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की हो। तो वो एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट कौन थी? आयरलैंड की थी। ठीक है, एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की थी। उन्होंने भारत के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। और इन्होंने जो एनी बेसेंट है, ये आयरलैंड की एक समाज सुधारक थी। थियोसोफिकल सोसाइटी से इनका संबंध था, थियोसोफिकल सोसाइटी से ये जुड़ी हुई थी और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये भारत आई हुई थी। और सरोजनी और ये जो एनी बेसेंट है, इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है ये जो इनका संपादक जो है वो एनी बेसेंट ने किया था। और एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ये कलकत्ता में हुआ था ये अधिवेशन। और ये जो सरोजनी नायडू हैं, ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ना कि पहली। बहुत ही सिमिलर यहाँ पर प्रश्न है, दोनों प्रश्न ऑलरेडी बन चुके हैं। इनमें से कौन भारत की पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो सरोजनी नायडू होगा। और कौन सी महिला थी जो भारत की अध्यक्ष बनी, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? तो सरोजनी, तो यहाँ पर एनी बेसेंट हो जाएगा। ये पहला वाला पॉइंट रॉन्ग है, गलत है। अब दूसरे पर आ जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये बिल्कुल सही है। कल का एपिसोड अगर देखेंगे तो उसकी व्याख्या में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी भारत के ऐसे पहले मुसलमान थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इन्होंने 1887 में मद्रास में आयोजित तीसरे सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1887 में मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने थी। और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले मुस्लिम थे। ठीक है, तो केवल दूसरा सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में
रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में, अवसान मतलब पतन में, शांतिपूर्ण अवसान में सहयोग कर सकूं। यह घोषणा किसने की थी, यह वाक्य किसका था? मतलब इनमें से ये कौन है जो ये कह रहा है कि कांग्रेस लगभग काफी कमजोर हो चुकी है, पतन हो रहा है, और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जब तक भारत में रहूं तब तक मैं इस कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त करने में अपना योगदान दे सकूं। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब ये पॉइंट किसका है, यानी कि ये बात किसने कही है? ए लॉर्ड कर्जन ने, बी डफरिन ने, सी हैमिल्टन ने और डी इरविन ने। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्जन। कर्जन जो है ना कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जो लॉर्ड कर्जन है ये कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और ये भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था। इसे भारत के लोग पसंद नहीं करते थे कर्जन को। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अलोकप्रिय वायसराय भारत का रहा था, और इसने 1899 से 1905 तक, यानी कि 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक इसने भारत के वायसराय के रूप में काम किया है। और ये कांग्रेस के बारे में ऐसा सोचता था कि कांग्रेस, मतलब कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब वो कांग्रेस शुरुआत में जब स्टार्ट हुई थी तो कांग्रेस में उदारवाद का थोड़ा सा प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में जो गर्मपंथी थे उनका प्रभाव बढ़ने लगा, तो कर्जन कांग्रेस के लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने यह कथन किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? ठीक है, रजनी पाम दत्त जो हैं उन्होंने कि इनमें से किस संगठन के लिए यह कहा था कि यह संगठन साम्राज्यवाद से लड़ता भी है और साम्राज्यवाद को सहयोग भी करता है। तो यह किसके लिए कहा गया था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी के लिए, ऑप्शन डी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए रजनी पाम दत्त ने इस वाक्य का प्रयोग किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू में कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी थी ना वो क्लियर नहीं थी। क्लियर स्ट्रैटेजी का मतलब है कि कुछ इसमें जो थे, जो उदारवादी थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया में बने रहे, इंडिया को रूल करते रहे, और इंडिया को में रूल करते हुए ये इंडिया को टाइम टू टाइम कुछ ऐसे रिफॉर्म करते रहे जिससे इंडियंस को बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। लेकिन जो गर्मपंथी थे वो पूरी तरह से स्वराज चाहते थे। वो चाहते थे कि जो ये अंग्रेज है वो यहाँ से चले जाएं और भारतीय लोग ही भारत को रूल करें, शासन करें। तो एक कंफ्यूजन का माहौल था कांग्रेस में। मतलब एक तरफ तो ये साम्राज्यवाद का, कुछ लोग थे जो साम्राज्यवाद का समर्थन करते थे और कुछ लोग थे जो साम्राज्यवाद का विरोध करते थे। इसीलिए रजनी पाम दत्त ने कांग्रेस के बारे में ये बात कही है। ठीक है, और रजनी पाम दत्त जो है ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे, और इन्होंने 1921 में लेबर नामक एक मासिक मंथली मैगजीन इन्होंने पब्लिश की थी। तो इसके बारे में ये और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रजनी पाम दत्त के बारे में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बैच चल रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का जो क्लास है पॉलिटिकल साइंस का है, और 9 बजे से 10:30 बजे तक का जो क्लास है ये हिस्ट्री का है। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें पूरा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक आपको तैयार कराया जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए है जो आने वाले और जो नई वैकेंसी है उनके लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो उनका वेलकम है यहाँ पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, पूरा 1.5 घंटे का क्लास हर एक दोनों सब्जेक्ट को दिया जा रहा है। इसमें वीडियो और ऑडियो लेक्चर होंगे, जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर ये क्लासेस चल रहे हैं। तो जो बच्चे दूर हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं, जो पास में है वो ऑफलाइन ले सकते हैं। और इसके अलावा जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी को ऑनलाइन किया जाएगा, लाइव किया जाएगा क्लास को। इसमें आपको ई नोट्स मिलेंगे, क्लास पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट और क्विज भी होंगे। और ये ऑलरेडी बैच चल रहा है, साइक्लिक बैच होगा। आप जिस टॉपिक से आएंगे उसके पीछे के सारे टॉपिक रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, और उन क्लास को आप दोबारा, उन टॉपिक्स को आप दोबारा क्लास में भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंफॉर्मेशन है, इसका लाभ उठाएं। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट करके और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं, ऑफिस में आके मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं रहा था? इनमें से कौन सा एक ऐसा है जिसका कभी कोई संबंध नहीं रहा? किससे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। आईएनएस से कोई संबंध नहीं रहा।
ऐसा कौन है इसमें? ए फिरोज शाह मेहता, बी हकीम अजमल खान, सी खान अब्दुल गफ्फार खान और डी सर सैयद अहमद खान। ध्यान से समझिएगा, इनमें से कोई एक है जो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ठीक है। वो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को और कांग्रेस में जो ब्रिटिश विरोधी एक तरह से विचारधारा थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसका नाम आपको बताना है, कौन है वो जो कि कांग्रेस को पसंद नहीं करता, कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहा। तो इनमें से डी जो है सर सैयद अहमद खान, ये कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं रहे और इन्होंने कांग्रेस का कभी भी किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। सर सैयद अहमद खान एक प्रकार से अंग्रेजों के सहयोगी थे। ये भारत में ब्रिटिश सरकार की जो अस्तित्व था उसको जरूरी मानते थे। इनका मानना था कि अगर मुसलमानों का विकास करना है तो ब्रिटिश सरकार का भारत में रहना बहुत ही जरूरी है। और इन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए राजभक्त मुसलमान नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। राजभक्त मुसलमान, ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न आगे पूछे गए हैं कई बार। राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। और इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों का वैचारिक समर्थन किया था। और 1875 ईस्वी में 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, ठीक है। वही आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया था, जहां पर पाश्चात्य शिक्षा को दिया जाता था। मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इनमें से इन जो नाम लिखे हुए हैं आपको बताना है कि वह कौन है जिसने यह कहा कि कांग्रेस का जो आंदोलन है ना तो लोगों का समर्थन इसको था, सामान्य जनता का समर्थन नहीं था। दूसरा, ये योजनाबद्ध नहीं था, यानी कि ये प्लानिंग की तरह नहीं था, बल्कि ये अचानक मीटिंग होती थी, इनका कोई लक्ष्य नहीं था, कोई राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था। कौन ऐसा कहता है कांग्रेस के बारे में? जाहिर सी बात है ये कांग्रेस की आलोचना से संबंधित है, तो आपको बताना होगा कौन ऐसा कहता है। ए लॉर्ड डफरिन, बी सर सैयद अहमद खान, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी लाला लाजपत राय। राइट आंसर इज बी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ये कहते हैं कि कांग्रेस आंदोलन में ना तो आम आदमी शामिल है, सामान्य जन इसमें शामिल नहीं है, ये केवल कुछ पढ़े लिखे लोगों ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए संगठन बना लिया है। और वो कहते हैं कि कांग्रेस की ना तो कोई प्लानिंग है, फ्यूचर को लेकर के कोई रोड मैप, कोई इनके पास मैनिफेस्टो नहीं है, इसलिए ये कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि सैयद अहमद खान क्योंकि अंग्रेजों के समर्थक थे, तो अंग्रेजों ने इनके लिए काफी कुछ सहायता की थी और कांग्रेस की स्थापना का इन्होंने विरोध किया सैयद अहमद खान ने। और कांग्रेस की स्थापना के विरोध में ही इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। बहुत महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड इंडियन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। ये जो संगठन है किसने बनाया था? ये संगठन जो है एसोसिएशन, ये संगठन बनाया था सैयद अहमद खान ने। किसके विरोध में? कांग्रेस के विरोध में, ठीक है। क्योंकि ये कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, तो कांग्रेस के विरोध में इन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी। पीछे हम बता चुके हैं, एक जो प्रकाशन उन्होंने किया था उसके बारे में भी बता चुके हैं। और 1857 के विद्रोह में जो मुसलमान थे हिंदुओं के साथ लड़े थे, हिंदुओं का साथ दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। जब ये विद्रोह खत्म हो गया तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को ये समझाने का प्रयास किया कि वे अंग्रेजों का समर्थन करें, ना कि उनका विरोध करें। और अंग्रेजों ने सैयद अहमद खान को आधार बना करके, ढाल बना करके हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया। ये चीजें हम पीछे बता चुके हैं आपको। और सैयद अहमद खान ने जो ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अंग्रेजों ने समर्थन भी दिया था, पैसे भी दिए थे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सैयद अहमद, हालांकि सैयद अहमद खान शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन कांग्रेस को वो पसंद नहीं करते थे राजनीतिक, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस में हिंदू बाहुल्य होने की वजह से मुस्लिम जनता के फेवर में ये काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के अर्थ को समझाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के अर्थ को समझाता है? कमेंट में जब पढ़ते हैं राजेश जी, बड़े अच्छे अच्छे शुभ आशीर्वाद आप हमको देते रहते हैं। राधे रानी हमारी तबीयत ठीक रखें, और यकीन मानिए आप जो दुआ करते हैं ना वो राधे रानी सुन लेती हैं, तो हमारा स्वास्थ्य जो है अगर गड़बड़ भी होने वाला होता है तो वो ठीक कर देती है, और हम बड़ी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाने के लिए चले आते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आशीर्वाद भी दे रहे हैं आप लोग, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और यकीन मानिए बहुत दिल से, बहुत समर्पण के साथ आपके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सीरीज के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आए, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बताने की गुंजाइश नहीं रहती है। हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको इनके माध्यम से बता सकें। तो धन्यवाद राजेश जी आपका, इतने बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद देने के लिए, राधा रानी से हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक जो है वो सुरक्षा बॉल्व के सिद्धांत के अर्थ को समझाता है? ये सुरक्षा बॉल्व या सेफ्टी बॉल्व का जो सिद्धांत है, कल मैंने इसके बारे में बात किया था। कांग्रेस को लेकर के सबकी अपनी अपनी मंशा थी, सबकी अपनी अपनी राय थी। कोई कांग्रेस को किसी तरह से लेता था, कोई किसी तरह से लेता था। तो सुरक्षा बॉल्व का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन काफी बड़े बड़े हैं, ऐसे क्वेश्चन को बहुत पेशेंसली पढ़ना पड़ता है, पेशेंसली इसको। तो एक है ए है ऑप्शन, यह एक सिद्धांत है जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन असंतुष्ट शिक्षित भारतीयों के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ। मतलब ये जो सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत है, इसका अर्थ बताना है, कौन से विकल्प से, कौन से ऑप्शन से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि यह सुरक्षा बॉल्व एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें यह तर्क दिया गया है कि कांग्रेस का गठन असंतुष्ट शिक्षित भारतीयों के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में किया गया। सेकंड है बी ऑप्शन, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन भारतीय लोगों के प्रति अंग्रेजों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के प्रति सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ। तीसरा है सी, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो यह मानता था कि अंग्रेज तथा 1857 ईस्वी के पूर्व विप्लवी कौन थे, जो 1857 और उससे पहले जो छोटे मोटे किसान आंदोलन और ये सारे आंदोलन हुए हैं, वहां से एक दूसरे के प्रति अपने विभेदों का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से कर सकें। और चौथा है कि यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें एक विचार ऐसा था जिसका लक्ष्य था भारतीय लोगों के बीच सद्भावना का संवर्धन करना, विकास करना, वृद्धि करना। अब आपको सुरक्षा वॉल्व के सिद्धांत को ध्यान में रख करके एक राइट आंसर यहां से निकालना होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में बच्चे अक्सर 2 या 3 ऑप्शन में फंस जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो कल की व्याख्या में मैंने इसके बारे में बताया है आपको, तो बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने तर्क दिया है कि ये एक ऐसा सिद्धांत जिसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस के जो लोग हैं, यानी कि जिसमें ये आंसर इसका बी होगा। पहले तो ये समझ लो, इसका एक ये बी आंसर होगा, जिसमें ये तर्क दिया है कि कांग्रेस का गठन जो है भारतीय लोगों के प्रति अंग्रेजों का जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार है उसके प्रति सुरक्षित अभिव्यक्ति की जाए। अब इसको और अच्छे से समझो आप सरल भाषा में। भारत में जिस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश बढ़ रहा था, 1857 के विद्रोह में उसकी चरम परिणति हुई, लेकिन उससे पहले बहुत सारे जो आंदोलन हैं, चाहे वो आदिवासी आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों से ये तो स्पष्ट हो गया था कि भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति अब आक्रोश इकट्ठा हो रहा है। अब 1857 जैसी घटनाएं दोबारा न हो, इसलिए जरूरी है कि अंग्रेज के ये जो भारत का जो ऐसे लोग जो अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट हैं, वे एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसी मतभेदों को दूर कर सकें और अंग्रेजों के प्रति उनके मन में जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार है उसको एक सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सकें। जैसे जब आप किसी पर बहुत गुस्सा होते हैं,
आपके मन में किसी के लिए बहुत हेट होता है, बहुत नफरत होती है और आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे वो हेट इतनी बढ़ जाती है कि एक साथ आप बम की तरह फूट पड़ते हैं, जैसे 1857 में था। लेकिन अगर समय समय पर आप अपनी वो बात किसी के साथ शेयर करें या आपस में डिस्कस करें तो आपका मन हल्का हो जाता है, तो एक बड़े विद्रोह की आशंका नहीं रहती। ऐसा ही सोच करके ये सुरक्षा वॉल्व के सिद्धांत को फॉलो करते हुए ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस की स्थापना के माध्यम से उन्होंने भारत में उन बुद्धिजीवियों को, शिक्षित बुद्धिजीवी या उन लोगों को जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध थे या अंग्रेजों की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे, उनको एक राजनीतिक मंच दे दिया कि आप इसके माध्यम से अपने आक्रोश को, अपनी बातों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका सही विकल्प जो है वो बी होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को ना बहुत टाइम देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी राजनीति प्रणाली नहीं थी? कल हमने बताया था ना, कांग्रेस में आंदोलन दो हिस्से में बट गया था, उदारवादी और नरमपंथी और गर्मपंथी, उदारवादी और कट्टरपंथी। ठीक है, तो पूछा है कि उदारवादी राजनीति इनमें से कौन सा एक है जो जिनकी विचारधारा उदारवादी राजनीति से नहीं मिलती है? ए, विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना, बी, संवैधानिक आंदोलन, सी, धीमी व्यवस्थित राजनीतिक प्रगति और डी, जनमत संग्रह। तो वे जो उदारवादी थे ना, वे कभी भी विदेशी शासन को उखाड़ना नहीं चाहते थे, ये ध्यान रखना। जितने भी उदारवादी थे वे ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत में ही रहें, लेकिन वे सुधार के माध्यम से भारत को व्यवस्थित करते रहें, ऐसा इनका मानना था। वे विदेशी शासन को भारत से उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया था। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? किसके लिए? कांग्रेस के समर्थन के लिए एक कमेटी बनी थी 1889 में। उस कमेटी का अध्यक्ष कौन था ये आपको यहाँ पर बताना है। ए, डब्ल्यू बेडनबर्ग, बी, विलियम डिग्बी, सी, दादा भाई नौरोजी और डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो राइट आंसर होगा बी, विलियम डिग्बी। जी हाँ, विलियम डिग्बी एक अंग्रेज था और विलियम डिग्बी के नेतृत्व में ही 1889 में जो है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति का नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम था? ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष थे डिग्बी। और यह समिति जो है ये अंग्रेजों को भारतीय मामलों से अवगत कराती थी, भारतीय मामलों से की जानकारी अंग्रेजों को देती थी और इसके लिए इन्होंने इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डिग्बी। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय इनमें से कौन है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे ही ब्रिटेन में भी दो वहां की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके दो भाग हैं और उसमें एक है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो जैसे हमारी राज्यसभा है वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और जैसे हमारी लोकसभा है वैसे हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है, तो ऐसा इनमें से कौन सा वह पहला भारतीय था जो इसने हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? ये प्रथम भारतीय कौन था ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था, तो जाहिर सी बात है कि इसका नाम महत्वपूर्ण होगा ही। ए, दादा भाई नौरोजी, बी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी, रमेश चंद्र दत्त या आर.सी. दत्त और डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और पीछे हमने बताया कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में जो है चुनाव लड़ा था। लेकिन और दो बार इन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों बार ये पराजित हो गए, चुनाव में ये पराजित हो गए थे। लेकिन पहली बार चुनाव लड़ा तो ये इनका नाम यहाँ पर आता है। आगे बताएंगे कौन किस था भारतीय जिसने चुनाव जीता और वह सदस्य बना ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का। भारतीय कौन था उसकी बात करेंगे। निम्न में से कौन सी एक आरंभिक कांग्रेस की मांग नहीं थी? यानी कि ये देखो 1885 में कांग्रेस बना है, तो 1885 से लेकर के 1905 में क्या हुआ है? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और जहां से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये जो समय था ना कांग्रेस का, इसे उदारवादी कहते हैं। उदारवादी समय था क्योंकि इस समय उदारवादियों का बोलबाला था। तो पूछा जा रहा है कि
इस समय यानी कि ये जो उदारवादी समय था, इसमें किस प्रकार की मांग की जाती थी, इनमें से कौन सी एक बात है जिसकी मांग नहीं की जाती। अब उदारवादियों का समय है तो उदारवादी क्या मांगेंगे? उदारवादी जो पीछे मैंने बात किया था, वो अंग्रेजों को हटाना नहीं चाहते थे, अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं चाहते थे, तो फिर क्या चाहते थे? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी एक डिमांड है जो इस समय उदारवादियों ने नहीं की थी अंग्रेजों से। ए, प्रशासनिक सेवाओं की उच्चतर श्रेणियों का भारतीयकरण। बी, पूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता। सी, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति। और डी, साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता। तो प्रश्न एकदम साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या इसमें रही होगी, कौन सी एक डिमांड नहीं थी, ये बताना है कौन सी एक डिमांड इसमें नहीं थी। तो ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता गर्मपंथियों की डिमांड थी, ना कि नरमपंथियों की। तो ये इसका, बाकी सब ये सुधारिये चाहते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि हमें संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमपंथी नेता के रूप में नहीं जाना जाता था? इनमें से कौन है जो नरमपंथी नहीं था? यानी कि 3 नरमपंथी हैं, 1 गर्मपंथी है। कल की व्याख्या में बता दिया है मैंने, कल जरूर देख लेना कल वाला, तो इसका आंसर मिल जाएगा। ए, बाल गंगाधर तिलक। बी, दादा भाई नौरोजी। सी, एमजी राणा डे। और डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो पहला आंसर इसका सही है, क्योंकि लाल पाल बाल 3 बताए थे, लाल पाल बाल गर्मपंथी थे, तो यहां पर बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक ये नरमपंथी नहीं थे। ठीक है, बाकी सब नरमपंथी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, उत्सारण सिद्धांत का मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो निस्यंदन सिद्धांत या टपकन सिद्धांत था ना, उसका समर्थन नहीं करता था। इनमें से कौन था जो, देखो दादा भाई नौरोजी ने ना 1868 में ये सिद्धांत दिया था, जिसको हम निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। ये निस्यंदन सिद्धांत इसको ना कह करके हम इसको जो है, एक मिनट, इसको, ओ गॉड, ये क्या हो गया भाई? हाँ, इसको हम निस्यंदन सिद्धांत ना कह करके क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये एक तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत था। ठीक है, ये हिंदी बहुत टिपिकल है इसकी, उत्सारण। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या कहता है कि भारत का पैसा भारत से बाहर जाता है ना? हिंदी में इसको क्या कहेंगे? ड्रेन ऑफ वेल्थ का, धन का रिसाव, धन का रिसाव, भारत का पैसा भारत से बाहर जाता है, ये उत्सारण का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको हम जो है एक तरह से ऐसा सिद्धांत कहेंगे जिसमें भारत के पैसे भारत से बाहर जा रहे हैं और भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो कम होता जा रहा है। इसकी तरफ सबसे पहली बार जो ध्यान है वो किसने दिलाया था? दादा भाई नौरोजी ने दिलाया था। ठीक है, तो एक प्रकार से ये धन का रिसाव या धन की निकासी, इसको हम कह सकते हैं, धन की निकासी, भारत से धन की निकासी हो रही है, ये सिद्धांत 1868 ईस्वी में इन्होंने दिया था। तो इनमें से कोई एक है जो इसका एक तरह से समर्थन नहीं करता था, आपको बताना है उनका नाम। इनमें 3 नाम ऐसे हैं जो इसका समर्थन करते थे, एक नाम ऐसा है जो इसका समर्थन नहीं करता था। ए, बाल गंगाधर तिलक। बी, आरसी दत्त। और सी, एमजी राणा डे। डी, सर सैयद अहमद खां। आपको कुछ तो यहाँ पर अनुमान हो गया होगा कि वो कौन रहा होगा जिसने तिलक के दादा भाई नौरोजी के इस विचार का समर्थन नहीं किया था। इस बात का काफी हद तक आप अनुमान लगा चुके होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो अंग्रेजों के समर्थक थे उन्होंने ही इस बात का समर्थन नहीं किया, क्योंकि इसका समर्थन करने का मतलब था अंग्रेजों के विरोध में बोलना, और ये अंग्रेजों के समर्थन थे। बाकी ये तीनों दादा भाई नौरोजी के इस विचारधारा से सहमत थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम कारणों से किस प्रकार से भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है और उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। देखो, दादा भाई नौरोजी जो थे ना, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरफ भारत में और दुनिया में सभी का ध्यान आकर्षित कराया कि कैसे भारत का पैसा भारत से बाहर जा रहा है। और ये सिद्धांत इन्होंने किसमें किया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक इन्होंने जारी की थी 1868 ईस्वी में दादा भाई ने। और इसी में इन्होंने पहली बार बताया कि धन की निकासी के रूप में कैसे, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा है, भारत का जो वेल्थ है वो क्या हो रहा है? ड्रेन हो रहा है, भारत से बाहर जा रहा है। और ये औपनिवेशिकता का दुष्परिणाम है जिसकी वजह से भारत गरीब होता जा रहा है। लेकिन सैयद अहमद खां दादा भाई के इस विचार से सहमत नहीं थे। ठीक है, अगला है, राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है।
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह कथन किसने दिया था? राजा जनता के लिए होते हैं, जनता राजा के लिए नहीं। यहां पर राजा कहा जा रहा है ब्रिटिश महारानी या महाराजा को, और जनता कहा जा रहा है भारत को। यानी कि भारत को जब क्राउन के अधीन लाया गया, उस समय से भारत जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। तो यहाँ पर कौन है जो ये कह रहा है कि राजा जनता के लिए होते हैं, ना कि जनता राजा के लिए? यह कथन किसका है? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी आर.सी. दत्त, सी दादा भाई नौरोजी और डी गोखले। तो ये जो कथन है वो दादा भाई नौरोजी का है। और दादा भाई नौरोजी ने ये इसलिए कहा था कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत का शोषण कर रहे हैं, भारत की जनता को अपनी जनता कहते हैं और उसका शोषण कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने आलोचना करते हुए ये बात कही थी और कहा कि कैसे इंग्लैंड जो है वो भारत का नैतिक दोहन कर रहा है, भारत में गरीबी और बेरोजगारी इंग्लैंड की गलत नीतियों का ही परिणाम है। यह बात इन्होंने कहा कि राजा जनता के लिए है, ना कि जनता राजा के लिए। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो उग्रवादी या क्रांतिकारी आंदोलन था, या उग्रवादी ही कहिए इसको, तो मुसलमान इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित क्यों नहीं हुए? ये क्या कारण था इसका? तो ए उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, बी उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, सी मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, और डी उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। देखो, इसके लिए ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक आंसर डी है। ये जो उग्रवादी या क्रांतिकारी गतिविधियां थी ना, इसमें इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने धार्मिक भावनाओं को के आधार पर जनता को इकट्ठा करने का प्रयास किया। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा के द्वारा, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव के द्वारा उद्देश्य ये था कि धार्मिक मुद्दों पर लोगों को संगठित किया जाए। जैसे वीर शिवाजी महाराज ने ऐसे ही किया था, जो उन्होंने हिंदू पातशाही के आधार पर मराठों को संगठित किया, तो वहां भी जो उन पर आरोप लगाया गया, सांप्रदायिकता का आरोप लगाया गया, ऐसा ही सांप्रदायिकता का आरोप इन उग्रवादियों पर भी लगाया गया। लेकिन इनका उद्देश्य था ब्रिटेन के विरुद्ध जनता को संगठित करना, क्योंकि जनता, उस समय की जनता जो है वो इन्हीं मुद्दों पर संगठित होती थी। तो उनमें राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए उग्रवादियों ने इन धार्मिक मुद्दों को जब आधार बनाया, तो इससे जो मुसलमान था वह इस प्रकार के उग्रवादी या ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी इनसे दूर रहा। ये इसका सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ष 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? ठीक है, किसने स्वशासन देने पर बल दिया? होम रूल की बात करी 1904 से लगातार आगे। ए एस एन बनर्जी, बी अरविंद घोष, सी फिरोज शाह मेहता और डी दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने ऐसा किया था। दादा भाई नौरोजी ने लगातार 1904 से लेकर आगे तक स्वराज देने की बात कही। ये कहते हैं कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। लेकिन ध्यान देना, दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वशासन का संकल्प दिया था। स्वशासन की विचारधारा जो है वो दयानंद सरस्वती ने दी थी, जिन्होंने आर्य समाज का आंदोलन चलाया। लेकिन इसे एक नारे के रूप में और राजनीतिक आंदोलन के रूप में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ए वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। बी 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। सी उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया। डी उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इनमें से जो असत्य है वो डी है, क्योंकि इन्होंने 4 बार नहीं बल्कि 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बाकी तीनों सही हैं। ये जो पहला कथन है बिल्कुल सही है। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के ये प्रोफेसर थे, पहले भारतीय थे ऐसा करने वाले। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले भी पहले भारतीय थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका जिसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार, इसका आरंभ किया, बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 4 बार नहीं बल्कि 3 बार की थी, इसलिए जो चौथा कथन है ये क्या है? ये असत्य है। ठीक है, तो इन्होंने कब कब की है कांग्रेस की अध्यक्षता? इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। ठीक है, 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ना कि 4 बार। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत, धन के रिसाव या ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरी तरह से परिभाषित करता है? ठीक है, इनमें से धन की निकासी या अपवहन के सिद्धांत का तात्पर्य क्या था? ए भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा
ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता। बी, भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था। सी, ब्रिटिश उद्योगपतियों को साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। डी, ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश दिनों दिन आधिकारिक गरीब होता जा रहा था। तो सबसे सही आंसर है जो कि धन के रिसाव के लिए दिया था, वो ए है। दादा भाई नौरोजी ने पूरी दुनिया को यह बताया अपने इस पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से, धन की निकासी के सिद्धांत में, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत में, कि भारत की जो राष्ट्रीय संपत्ति है इसका इस प्रकार से दोहन हो रहा है कि अंग्रेज जो है भारत व्यय के नाम पर बहुत सारा पैसा भारत से बाहर अंग्रेज भेज देते हैं ब्रिटेन में, और फिर उसी को ऋण के रूप में भारत लेता है, फिर वो ऋण और ब्याज को चुकाता है, जिसकी वजह से भारत एक दुष्चक्र में, गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र में फंस के रह गया है। इसकी तरफ पहली बार ध्यान आकर्षित कराने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ही भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की गरीबी के आंकड़े लगाए थे। गरीबी के अनुमान लगाने वाला पहला व्यक्ति यही थे, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न है 18, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही हैं वो बताइए। पहला, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार संपत्ति अपवहन का सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही है। 1896 में कलकत्ता के इसके वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपत्ति अपवहन की आलोचना का संकल्प लिया। ये दो कथन में से एक कथन तो बिल्कुल सही है। अब दूसरे कथन के बारे में आपको विचार करना होगा कि जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था 1896 में, क्या इसमें इसकी आलोचना की गई थी, ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो कांग्रेस था, ये कांग्रेस थी, ये सही पूछा गया है कथन, तो दोनों बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, क्योंकि कलकत्ता के इस अधिवेशन में जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इन्होंने दादा भाई नौरोजी के इस सिद्धांत की आलोचना की और ये कहा कि हम इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करेंगे बल्कि इसका बहिष्कार करेंगे। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? ठीक है, भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसकी आलोचना किसने की थी? पहला है दादा भाई, दूसरा जी सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा आरसी दत्त। कूट के आधार पर आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो आंसर आप देखेंगे तो तीनों ही सही हैं, यानी कि ये तीनों ही जो विद्वान या विचारक थे, ये उपनिवेशवाद का विरोध करते थे, आलोचना करते थे। ये कहते थे कि अंग्रेजों की इस उपनिवेशवादी नीति के कारण भारत दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। और इनमें जो आरसी दत्त हैं, ये रमेश चंद्र दत्त इनका पूरा नाम है। आरसी दत्त ने भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था पर पहली किताब लिखी जिसका नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी हुई, भारत की अर्थव्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आलोचना की है, भारत की आर्थिक नीतियों का जिक्र इसमें किया है। तो आंसर डी इसका होगा। लास्ट प्रश्न है हमारा कथन और कारण का। कथन है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। कारण है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। कांग्रेस की आरंभिक संरचना के बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो इसमें दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी करता है। क्योंकि शुरू में जब कांग्रेस स्थापित हुआ ना, तो इसमें आम जनता इसके लिए बहुत आकर्षित नहीं हुई, क्योंकि यह माना गया कि ये कुछ चुने हुए लोगों का ही संगठन है। और संकीर्ण सामाजिक आधार, संकीर्ण सामाजिक आधार क्या कि उदारवादी थे, वो विस्तारवादी नहीं थे, व्यापक तौर पर खुल करके अपनी बात नहीं कह पाते थे। और ये ऐसे संगठन में, इस आरंभ में कांग्रेस का जो स्वरूप था वो ऐसा था कि वो समाज के सभी हितों के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि संकीर्ण मानसिकता, नैरो कॉन्सेप्ट था। लेकिन बाद में ये ब्रॉड हो गया। तो सही आंसर ए होगा। इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये एक जो बच्चे अभी भी समय है, जिनके लिए जो चाहते हैं कि वो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, उनके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। और अगर आप सोचे देर हो गई है तो कोई बात नहीं, सारी रिकॉर्डिंग उसमें पड़ी हुई है। पूरा जो लेक्चर हमने आपको पढ़ाया है, पूरा पीडीएफ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस है, वो सब उसमें आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 65 लेक्चर में पूरे इतिहास को यहाँ रिवाइज किया जा रहा है और इसकी फीस मात्र 499 रखी गई है। तो जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम को फेस करने वाले हैं और बेहद कम समय में वे संपूर्ण सिलेबस को, इतिहास को रिवाइज करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये पूरा मैटर है। तो जल्दी से इसको ज्वाइन करिए। इस जो हमारा सिविल सर्विसेज का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर के आप फोन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9452141680। ठीक है।
तो चौतरफा प्रहार करेंगे तब जाकर के आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। एक तरफ इधर यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस चली रही है और दूसरी तरफ इस क्रैश कोर्स के माध्यम से पूरी थ्योरी फैक्ट जो है पूरा एंशियंट से लेकर के मॉडर्न तक आप रिवाइज कर लेंगे मात्र 65 दिन में। जाहिर सी बात है, अति महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर विस्तार से लिए जा रहे हैं। 1 बजे लाइव क्लास होती है इसकी, 1 बजे लाइव क्लास से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और अगर आप उस समय बिजी हैं तो आप फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग आपके ऐप पर आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन आपके लिए एक ऑफर है, और ये साकेत सिविल सर्विसेज के नाम से जो हमारा ऐप है उसको आप डाउनलोड करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे आएंगे इसी क्रम में और नए क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के।